नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा में। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया शैला, सुप्रभात। और आज अगले 1 घंटे में हम आपको रूबरू कराएंगे देश से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों को, जिसमें खास तौर पर आपको दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की भी खबरें, जहां बात करेंगे हम नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, साथ ही आर्थिक विकास की झलक भी आपको दिखाएंगे। खेल जगत में क्या कुछ रहा हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। साथ साथ करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर, यानी कि हर वो बात जो कि आपके दिन को बनाएगी बेहद खास। तो शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर दिखाया दम। वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर रही 7.7%। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों की करेंगे समीक्षा। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के पहले चरण को जल्द मिलेगा अंतिम रूप। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को जुलाई के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद। अमेरिका ने 4 ईरानी ड्रोन मार गिराने का किया दावा। वहीं ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों पर दागी चेतावनी मिसाइलें। सीज फायर टूटने का बढ़ा खतरा। और भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा ने रचा इतिहास। नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले बने पहले भारतीय। कार्लसन को भी दी मात। तो आपको बता दें कि नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिवसीय भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नेपाल के विदेश मंत्री के साथ औपचारिक बैठक करेंगे। जी हां, और इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच भारत और नेपाल के आपसी हित के कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश, सीमा पार कनेक्टिविटी, ऊर्जा और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों यानी पीपल टू पीपल टाइज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और ज्यादा मजबूत करना है। और इससे पहले नेपाल के विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के विशेष निमंत्रण पर शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। तो नेपाल के विदेश मंत्री इस समय 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर है, भारत दौरे पर है। और इस दौरे का काफी महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो इससे आपसी जो संबंध है वो और मजबूत होने की उम्मीद है। इसके साथ ही उनके इस दौरे में क्या कुछ खास रहेगा, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जहां भारत दौरे पर नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल इस समय हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर से वो मुलाकात करेंगे। साथ ही दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार को बढ़ावा देने को लेकर के चर्चा होने की भी संभावना है। इसके साथ ही निवेश के नए अवसरों पर बातचीत होगी। खासतौर पर अगर हम देखें तो सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूत करने पर जोर रहेगा। बिल्कुल, और जल विद्युत परियोजनाओं पर भी इसमें चर्चा संभव है। निवेश के नए अवसरों पर बातचीत होती हुई नजर आएगी। शिशिर खनाल का ये दौरा, भारत दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को और ज़्यादा किस प्रकार से मजबूत किया जाए, इस पर जोर रहेगा। तो नेपाल के विदेश मंत्री का ये दौरा और अपने आप में एक बेहद ही खास और महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंधों की अगर हम बात करें तो भारत नेपाल की सेनाओं के बीच ऐतिहासिक संबंध होने की भी उम्मीद। साथ ही सेना प्रमुखों को मानद जनरल की उपाधि देने की परंपरा है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाली सेना का मानद जनरल और साथ ही नेपाल के राष्ट्रपति ने मानद जनरल की उपाधि प्रदान की। जनरल अशोक राज सिंहदेल को भारतीय सेना का मानद जनरल बनाया गया। और नेपाली सेना को भारत नेपाली सेना को प्रशिक्षण और रक्षा सामग्री प्रदान करता है। गोरखा रेजिमेंट में 32,000 नेपाली सैनिक सेवा में हैं। काठमांडू भारतीय दूतावास
सेवानिवृत्त गोरखा सैनिकों को पेंशन देता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आपसी सहयोग को बढ़ाता है। तो संबंधों के लिहाज से देखा जाए तो बेहद घनिष्ठ मैत्री संबंध है भारत और नेपाल के बीच। और आगे आने वाले समय में ये जो संबंध है वो और मजबूत होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब ये दोनों देशों के विदेश मंत्री जब आपस में बैठेंगे, द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, तो कई सारे अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही इन नेताओं की मुलाकात की अगर हम बात करें तो कब कहाँ पर ये मुलाकातें हुई हैं दोनों नेताओं की, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। क्योंकि भारत नेपाल संबंध की अगर हम बात करें तो नेताओं की मुलाकात 4 अप्रैल 2025 को ही बैंकॉक में पीएम मोदी और केपी शर्मा ओली की मुलाकात हुई। इसके साथ ही बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान भी मुलाकात हुई 22 सितंबर 2024 को, जब पीएम मोदी ने केपी शर्मा से मुलाकात की। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान भी मुलाकात हुई। 31 मई से 3 जून 2023 भारत दौरे पर पुष्प कमल प्रचंड रही थी। तो बिल्कुल, और 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी का दौरा किया और अप्रैल 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या देवी ने भारत का दौरा किया। नवंबर 2016 तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नेपाल का दौरा किया। तो लगातार भारत और नेपाल के बीच संबंधों की घनिष्ठता इसी प्रकार से बढ़ती रही और एक दूसरे के हितों का ध्यान दोनों देश रखते रहे हैं। और इसी के साथ भारत और अमेरिका की अगर हम बात करें तो भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले हिस्से को अब अंतिम रूप देने की दिशा में काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहां केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह कहा कि दोनों पक्ष सभी बचे हुए मुद्दों को जल्दी से निपटाने की दिशा में तेजी के साथ काम कर रहे हैं। तो दोनों देशों ने फरवरी में इस व्यापार समझौते पर प्रारंभिक सहमति बनाई थी, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बड़े टैरिफ उपायों को रद्द करने के बाद ये बातचीत कहीं ना कहीं थोड़ी सी धीमी हो गई थी। और इस सप्ताह नई दिल्ली में हुई बैठकों के बाद बातचीत फिर से और ज़्यादा तेज हो गई है और इस समझौते के पहले हिस्से को भारत को अन्य देशों के मुकाबले विशेष व्यापारिक लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। पीयूष गोयल ने ये संभावना जताई है कि अगले महीने के मध्य तक इस समझौते के पहले हिस्से को पूरी तरह से लागू करने में कहीं ना कहीं सक्षम होंगे। और इसके अलावा इस महीने के अंत तक अमेरिका की उच्च स्तरीय टीम भारत का दौरा भी कर सकती है। तो भारत अमेरिका व्यापार समझौते की अगर हम बात करें तो बहुत जल्द ही ये जो समझौता है वो होने जा रहा है और इसके काफी तेजी के साथ इसको आगे भी बढ़ाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश को स्वच्छ और सस्ता ईंधन का नया विकल्प मिला है। जी हां, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E85 फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च किया है। जी हाँ, और इसकी अगर हम बात करें तो पेट्रोल की तुलना में कम कीमत, कम कार्बन उत्सर्जन और किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता वाले इस ईंधन को आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E85 फ्यूल को एक क्रांतिकारी कदम भी बताया है। हालांकि फ्यूल की लॉन्चिंग और इसके साथ ही कच्चे तेल की अनिश्चितता के बीच में भारत की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है और इसके साथ ही E85 से जो प्रदूषण है वो भी कम होगा, जो आपकी लागत है वो भी इससे कम होती हुई नजर आएगी। E85 एक बहुत रेवोल्यूशनरी और बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है। इसकी शुरुआत के लिए अभी से 50 से 100 डिस्पेंसिंग स्टेशन ऐसे होंगे दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में और महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर सेक्शन में। पर कुछ ही महीनों में दिसंबर 2026 में ये 50-100 से बढ़ के 500 तक इनकी नंबर बढ़ेगा और दिसंबर 2027 तक 5000 डिस्पेंसिंग स्टेशन होंगे। दिस फ्यूल विल बी डिस्पेंस्ड नॉर्मल फ्यूल से 20 रुपए पर लीटर कम, सो दैट विल बी एन एडिशनल एडवांटेज। और वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डीडी न्यूज के खास कार्यक्रम भारत रिलोडेड में पिछले 12 साल में भारत सरकार की विदेश नीति, पड़ोसियों से संबंध, पश्चिम एशिया में जारी संकट समेत तमाम मसलों पर खुलकर अपनी राय रखी। चीन से संबंधों पर विदेश मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से सीमा विवाद का दोनों देशों पर असर पड़ा, लेकिन हालात अब सुधर रहे हैं। तो वहीं रूस के साथ हमारे संबंध हमेशा स्थिर रहे हैं। आपको सुनाते हैं। Where China is concerned, yes, we went through a difficult period starting with 2020.
when peace and tranquility in the border areas was disturbed. But in the last year, I think things have settled down. Things have settled down politically between us to a considerable degree. It is not, I wouldn't say it has gone back to where it was. It has definitely settled down in the border to a great degree, which is, the peace and tranquility is maintained, the patrolling is taking place as it is planned, etc. But definitely, that had an impact, just as the volatility created by the American posture has an impact on our relationship. I think we should not be in denial about it. I think we are very clear as a government. Comparatively, I would say the Russia relationship has remained steady, even as Russia's relationship with other countries have undergone a big change. I would say Japan is an example again of a very steady relationship. With Europe, it has actually gone up a lot this year. I mean, if you ask me what has been this year the most notable in all our diplomatic accounts, where has been the biggest improvement, I would say without question it's in Europe. और वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को साफ संदेश दिया। क्या संदेश दिया, सुनिए। We have one other neighbor, Pakistan, and there the response is very, this doesn't apply, because when somebody practices cross-border terrorism as the central feature of the policy towards us, that you have to also ensure there are consequences, that it is not something which will be cost free. So when you are comparing eras, I think the one thing this country is very clear on, nobody wants to see again what happened at 26/11. That 26/11 was cost free. That should never happen again. और इसी के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ ये पूरा विशेष साक्षात्कार आप देख सकते हैं आज शाम 6 बजे डीडी न्यूज़ पर हमारे खास कार्यक्रम भारत रिलोडेड में। और आपको बता दें कि भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान में 7 जून को प्रस्तावित तथाकथित आम चुनाव को लेकर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण, वैध और अपरिवर्तनीय विलय के आधार पर इन क्षेत्रों पर भारत का अधिकार स्थापित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों में चुनाव कराने की कोशिशें वहां जारी गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों, राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और नागरिक स्वतंत्रताओं के हनन जैसे मुद्दों को छिपा नहीं सकती। भारत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का भौतिक या अप्रशासनिक परिवर्तन करने का प्रयास पूरी तरह अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से ये तथ्य नहीं बदल सकता कि पाकिस्तान भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा बनाए हुए है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान से अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली करने की बात दोहराई है। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब सीबीएसई की। जी हाँ, सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणामों के बाद अब उत्तर पुस्तिकाओं की वेरिफिकेशन और प्रश्नों की री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पहले वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जून थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 जून कर दिया गया है। सीबीएसई ने कहा है कि ये फैसला छात्रों को अतिरिक्त समय और बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकें। और वहीं सीबीएसई ने अपने पोस्ट रिजल्ट सेवा पोर्टल पर साइबर हमलों को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। सीबीएसई के मुताबिक 24/7 निगरानी के जरिए सभी हमलों की सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया और डेटा में कोई सेंध नहीं लगी और न ही सिस्टम से कोई समझौता हुआ है। बोर्ड ने मामले की विस्तृत जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सीबीएसई के अनुसार ये पोर्टल 2 जून 2026 को शुरू हुआ था, ताकि कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्रों को उत्तर
पुस्तिकाओं के सत्यापन, अंक पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन जैसी परीक्षा पश्चात सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसके साथ ही बोर्ड ने यह भी बताया कि पिछले 3 दिनों के दौरान पोर्टल पर बार-बार साइबर हमले किए गए। इन हमलों में देश और विदेश के विभिन्न आईपी एड्रेस से बड़ी मात्रा में हानिकारक ट्रैफिक भेजा गया। प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिले कि हमलावरों का उद्देश्य प्लेटफॉर्म को अस्थिर करना, वास्तविक उपयोगकर्ताओं की पहुंच बाधित करना, साथ ही राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कार्य करने वाले तत्वों द्वारा अनधिकृत रूप से सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास करना था। सीबीएसई ने कहा कि हमलों की प्रकृति, पैमाने और उनके सुनियोजित तरीके को देखते हुए मामले को गंभीरता से लिया गया है और इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट से संपर्क कर विस्तृत जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया। हालांकि बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन दुर्भावनापूर्ण प्रयासों के बावजूद उसके सभी सिस्टम और डेटाबेस पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अब तक किसी भी प्रकार के डेटा लीक, डेटा से छेड़छाड़ या फिर अनधिकृत पहुंच का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। सीबीएसई ने बताया है कि इन साइबर हमलों को विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों और एजेंसियों के सहयोग से सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया है। इस प्रयास में आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर तथा केंद्र सरकार की अन्य साइबर सुरक्षा इकाइयों ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसी बीच नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने ना टूट जाए। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर रही है और इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ चला है। पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। जी हां, और मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर डीडी न्यूज एक खास सीरीज चला रहा है जिसमें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे इन 12 सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। किसी भी देश की असली ताकत उसके मेहनतकश लोगों और उनके सपनों में छुपी होती है। पिछले कुछ सालों में सरकार की कई योजनाओं ने इन सपनों को नई उड़ान दी है। जी हाँ, और बिल्कुल शैला, इसमें अगर हम देखें तो सरकार का ये प्रण है कि गरीब, वंचित और जो जरूरतमंद हैं उन सभी तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाकर उनके जो जीवन में सकारात्मक बदलाव किया जाए और देश में विकास की तस्वीर अब सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि जो आम व्यक्ति है, जो आम लोग हैं, उनकी जिंदगी भी बेहद आसान हुई है। और यही सुशासन का नया पैमाना भी बन चुका है। पक्का घर, नल से जल, मुफ्त राशन, बैंकिंग और इलाज जैसी सुविधाओं ने करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी काफी बदल दी है। बिल्कुल, और इन योजनाओं का ही ये असर कहेंगे कि बीते 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के विश्व रिकॉर्ड बना है। देश में विकास की तस्वीर अब सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम आदमी की जिंदगी कितनी आसान हुई, यही सुशासन का नया पैमाना है। पक्का घर, नल से जल, मुफ्त राशन, बैंकिंग और इलाज जैसी सुविधाओं ने करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बदल दी। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की कई योजनाओं ने गांव, गरीब और मध्यम वर्ग तक सीधे पहुंचकर करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। पिछले 1 दशक में देश में विकास की तस्वीर बदली है। फोकस अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने पर है। सरकार का प्रण है कि गरीब, वंचित और जरूरतमंद तक सभी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव किया जाए।
पीएम मोदी के नेतृत्व में अब तक 4 करोड़ परिवारों को पीएम आवास मिल चुके हैं। 12.6 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। देश में 58 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड मिल चुके हैं और 10.5 करोड़ घरों तक उज्ज्वला कनेक्शंस पहुंचे हैं। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास हुनर है, मेहनत है, लेकिन पूंजी नहीं। ऐसे ही लोगों को ताकत देने के लिए सरकार ने शुरू की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई ये योजना आज देश के छोटे उद्यमियों के लिए लाइफलाइन बन चुकी है। ये एक ऐसी योजना है जिसमें आपको अपना कारोबार करने के लिए बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। इस योजना की एक और खासियत है, इसका फायदा लेने के लिए कोई कोलैटरल यानी गारंटी की जरूरत नहीं। साथ ही लोन को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स भी बना दिया है। अब बात करते हैं योजना के असर की। आखिर जमीन पर कितना फायदा हुआ? आंकड़े बताते हैं कि मुद्रा योजना ने देश में उद्यमिता को नई दिशा दी है। खासकर महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए ये योजना गेम चेंजर साबित हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन जो मिला है उससे हमारे लिए बहुत लाभ हुआ है और हमारे व्यापार में भी बहुत लाभ हुआ है, इसलिए हमारा काम भी अच्छा चल रहा है और हम प्रधानमंत्री को इसलिए आभार व्यक्त करते हैं। इसमें हमें ब्याज भी कम लगता है, जितने दिन निकालो उतने दिन का ही ब्याज लगता है और हमारा व्यापार अब अच्छा चल रहा है और प्रधानमंत्री जी का सहयोग है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गारंटी ना है। से लोन लिया हुआ है तो हमारे बिजनेस को एक नई दिशा मिली हुई है। हमें क्या है कि किसी भी प्रकार का हिडन चार्ज नहीं रहता है एंड ना ही कोई किसी प्रकार की गारंटी लगी हुई है। मार्च 2026 तक 52 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना का लाभ मिला है। 33 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि मुद्रा योजना के तहत जारी की जा चुकी है। इसमें 70% लोन महिलाओं को मिला और 50% लोन SC, ST और OBC श्रेणी के उद्यमियों को मिला। कैटेगरी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा लोन शिशु श्रेणी में दिए गए, जो कुल लोन का करीब 76% है। यानी छोटे स्तर से शुरुआत करने वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिला। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना देश के रेहड़ी पटरी, ठेला और फुटपाथ पर सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों के लिए वरदान साबित हुई। साल 2020 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ऐसे मेहनतकश लोगों को बिना गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। योजना के तहत लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से 10,000, 20,000 या फिर 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। समय पर ऋण चुकाने वालों को ब्याज में सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। इससे छोटे व्यापारियों में बचत, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान की आदत विकसित हुई। आज देश भर में लाखों स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का लाभ उठाकर अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 68 लाख से अधिक लाभार्थियों को 96 लाख से ज्यादा ऋण वितरित किए जा चुके हैं। इससे न केवल उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि उनके परिवारों का जीवन स्तर भी बेहतर हुआ है। पीएम मोदी की पहल पर पिछले 12 वर्षों में भारत ने समावेशी विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए। इनमें आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम प्रमुख हैं। वर्ष 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में तेजी से सुधार लाना था। इसके बाद वर्ष 2023 में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया, ताकि विकास की गति को गांव और ब्लॉक स्तर पर पहुंचाया जा सके। इन कार्यक्रमों की सबसे बड़ी विशेषता डेटा आधारित निगरानी, प्रतिस्पर्धा और जन भागीदारी रही। नियमित रैंकिंग और रियल टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ी है। परिणाम स्वरूप कई जिलों और ब्लॉक्स में टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, विद्यालय उपस्थिति, पेयजल उपलब्धता और बैंकिंग सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किए गए। इन योजनाओं की सफलता केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि उन बदले हुए जीवनों में दिखाई देती है, जहां एक छोटे से ऋण ने कारोबार खड़ा कर दिया, एक ठेले वाले को आत्मनिर्भर बनाया गया और एक पिछड़े जिलों को विकास की नई पहचान दी गई। ये बदलाव बताता है कि जब नीतियां अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं, तब विकास केवल लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि जन जन का अनुभव बन जाता है। यही है आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नई तस्वीर। और कृतिका, आप रुख कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जो है एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी सेना ने यह दावा किया है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रहे ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए हैं। जी हाँ, और इसके साथ ही ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी के मुताबिक ये ड्रोन क्षेत्रीय समुद्री यातायात के लिए तत्काल खतरा थे और अमेरिका की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर दबाव बनाकर वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते ऊर्जा कीमतों में उछाल भी देखने को मिला है।
ये घटनाक्रम एक ऐसे समय में सामने आया है जब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और इससे पहले इसी सप्ताह ईरानी ड्रोन हमले में कुवैत के मुख्य हवाई अड्डे का यात्री टर्मिनल क्षतिग्रस्त हो गया था। हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी जबकि कई लोग घायल हो गए थे और इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा जताया है कि उनका प्रशासन इस संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका किसी न किसी तरह इस लड़ाई में जीत हासिल करेगा। तो उधर अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान के बीच नया युद्ध विराम समझौता हुआ है। हालांकि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इस समझौते को खारिज कर दिया है। बिल्कुल, और दोनों पक्षों के बीच हमलों का जो सिलसिला है वो भी जारी है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य और लेबनान में बढ़ता तनाव क्षेत्र में शांति प्रयासों के लिए नई चुनौती बन सकता है। और अब देखना यह होगा कि युद्ध विराम कायम रहता है या फिर हालात एक बार फिर से बड़े टकराव की ओर बढ़ते हैं। तो अमेरिका ईरान में एक बार फिर से ठनी हुई नजर आ रही है। और वहीं ओमान की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। ईरान की नौसेना ने यह दावा किया कि उसने अमेरिकी युद्धपोतों की गतिविधियों के जवाब में चेतावनी स्वरूप मिसाइलें और ड्रोन दागे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने अमेरिकी नौसेना पर समुद्री यातायात में बाधा डालने और व्यावसायिक जहाजों तथा तेल टैंकरों को जब्त करने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने कहा है कि उसकी सेना ने हिंद महासागर में एक प्रतिबंधित और बिना राष्ट्रीय पहचान वाले जहाज को रोका है। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान को समर्थन देने वाले अवैध समुद्री नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। ये घटनाक्रम एक ऐसे समय में हुआ है जब ईरानी तेल निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंधों और हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा हालात इस वक्त बता रहे हैं? क्योंकि एक तरह से हम देखें तो सीज फायर तो है, लेकिन सीज फायर को टूटने का भी खतरा इस समय बना हुआ है। अखिलेश, देखिए, निश्चित तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले, मतलब उनका जो शाम है उस समय उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने मीडिया को बताया कि 22% जो मिसाइल की कैपेसिटी है ईरान के पास, केवल इतनी ही बची हुई है। उन्होंने उसके अलावा सारी मिसाइल कैपेसिटी को ईरान के ख़त्म कर दिया है। निश्चित तौर पे उन्होंने यह कहा कि ड्रोन की ताकत बची हुई है ईरान के पास कुछ हद तक, लेकिन उससे भी अमेरिका जो है वो धीरे धीरे नष्ट कर रहा है और उन सारी जगहों पर अमेरिका अपने दबाव बढ़ा रहा है जहां ईरान इस तरह के आयुध बना रहा है। तो एक अमेरिका की जो रणनीति लगती है कि लड़ाई को ज्यादा खींचो, क्योंकि लड़ाई को जैसे जैसे वो खींचते रहेंगे, उनका मानना यह है कि जो है ईरान की जो सैनिक क्षमता है, जो सैनिक हथियार बनाने की क्षमता है, वो क्षमता कम से कम होती चली जाए। क्योंकि देखिए, ईरान का एक तरीके से उन्होंने आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है और उस आर्थिक नाकेबंदी से ईरान के पास अगर ज्यादा मुद्रा नहीं होगा तो अमेरिका का यह मानना है कि और ज्यादा हथियार में निवेश नहीं कर सकता। उसके व्यापार भी दुनिया से तकरीबन ठप पड़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, तकरीबन 100 दिन पूरे होने वाले हैं अमेरिका और ईरान के बीच जो संघर्ष छिड़ा, और अब माना यह जा रहा था कि इन 100 दिनों के अंदर हो सकता है दोनों देशों के बीच में एक समझौता हो जाए, लेकिन वो समझौता होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईरान ने मांग की है कि उसके जितने पैसे हैं बैंकों में उसको डिफ्रीज किया जाए और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को भी खत्म किया जाए। लेकिन इजराइल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। इजराइल अपनी तरफ से हमले करता है, हिजबुल्लाह अपनी तरफ से हमले करता है। उस हमले में जब बात ये बनती है कि दोनों हमले रोके तो एक की शर्त आती है कि दूसरा हमला नहीं करेगा तो हम भी रोकेंगे, और इस बीच में हमला हो जाता है। मतलब हमले की एक श्रृंखला चल रही है और उसमें कौन पहले हमला कर रहा है इस बात को तय करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अखिलेश, जिस प्रकार से लेबनान और इजराइल के बीच समझौता होता हुआ नजर आया था, लेकिन उसको भी हिजबुल्लाह ने मानने से इनकार कर दिया है। देखिए, निश्चित तौर पे इजराइल और लेबनान के बीच में, लेबनान की सरकार के बीच में ये समझौता हुआ था। हिजबुल्लाह
हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का कोई समझौता नहीं हुआ था और हिजबुल्लाह जो है वहां की सरकार का अंग नहीं है, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मान सकते हैं, जिसके पास सैनिक ताकत भी है, जिसके पास हथियार भी है, वो पूरी तरह से जो है लेबनान की सरकार का डिसिप्लिन भी नहीं मानता। तो उसकी ये शर्त थी कि जिस तरीके से इजराइल जो है वो दक्षिणी लेबनान में प्रवेश कर रहा है, वैसी स्थिति में जो है वो हिजबुल्लाह के जगहों पर भी आक्रमण कर रहा है और इस बात के लिए उन्होंने तैयारी की और वो हमले कर रहे हैं वापस इजराइल के ऊपर। तो इन दोनों के बीच में जो है वो श्रृंखला बनी हुई है और इस श्रृंखला के चलते जो है बात फंसी हुई है। लेबनान की सरकार बार बार कोशिश ये कर रही है कि जो संघर्ष विराम है वो जारी हो, लेकिन संघर्ष विराम कहीं दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि ये संघर्ष विराम सस्टेनेबल होगा। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल पे एक और दबाव बनाना पड़ेगा और हिजबुल्लाह को भी अपने ऊपर संयम बनाकर रखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान की शर्तों में भी शामिल है कि वह उस इलाके में शांति होनी चाहिए, तो ये जो है वो लग नहीं रहा है कि उस इलाके में पूरी तरह से शांति होगी, क्योंकि इजराइल की रणनीति है कि वो दक्षिणी लेबनान का वो जो हिस्सा जो नदी के इस पार है उस हिस्से को पूरी तरह से वो खाली कराना चाहते हैं और यह एक स्थिति है, ह्यूमैनिटेरियन स्थिति है। उस ह्यूमैनिटेरियन स्थिति में कई बार पीस कीपिंग फोर्स जो है उन पे भी हमले हो रहे हैं, उनके भी लोग मारे जा रहे हैं। तो यह एक विकट स्थिति है जिसमें कि किसी भी पक्ष के पास ऐसी स्थिति नहीं है जो कि वो अपने आप को संयम रख के कुछ दिन इंतजार कर ले। वो इंतजार करने की किसी के पास वो नहीं लगता है कि किसी की रणनीति है और सारे एक दूसरे को जवाब देने में लगे हुए हैं और इसकी वजह से जो संघर्ष है, चाहे वो लेबनान और इजराइल, लेबनान मतलब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच का हो या फिर अमेरिका और ईरान के बीच का हो, जी सभी अपनी अपनी रणनीति पे आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल अखिलेश, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये फिलहाल संघर्ष खत्म होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा और सीजफायर टूटने के भी कहीं ना कहीं इस वक्त संकेत मिल रहे हैं, लेकिन सबके बीच अमेरिका की तरफ से ड्रोन गिराया जाना और उसके बाद में ईरान की तरफ से जवाबी हमला। निश्चित तौर पे देखिए, अमेरिका पर एक भारी दबाव है पूरी दुनिया का कि अमेरिका पूरी दुनिया ये कह रही है कि ईरान पर हमले करने के बाद आपने पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया है इस मामले में कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए बंद हो गया। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना एक तरीके से कहें कि अमेरिका की एक नैतिक और रणनीतिक जिम्मेदारी बन गई है, क्योंकि अमेरिका का जिस तरीके से दबदबा पूरी दुनिया पे है, एक तरीके से उन्होंने ले रखा था कि उस इलाके में शांति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो तो शांति पूरी दुनिया पर दबाव बन गया है कि पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। पूरी दुनिया में जो लॉजिस्टिकल चेन है वो लॉजिस्टिकल चेन उस पूरे इलाके का बंद हो गया है, आयात निर्यात खत्म हो गया है। तो ये जो है इसी दबाव के तहत जो है अमेरिका लगातार कोशिश ये कर रहा है ईरान पे धमकी की भाषा में, कभी छोटे बड़े हमले की भाषा में कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान खाली कर दे। जो ईरान उसे रणनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, उसे औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है कि जब तक समझौता नहीं होता है लगता है कि ईरान अपनी तरफ से उस इलाके को खाली नहीं करेगा और ये कि ईरान ने अपना बॉटम लाइन बना लिया है और अगर अमेरिका हमले करेगा तो वो इस इलाके में जो या तो बहरीन हो या कुवैत हो या जहां जिस मिलिट्री बेस से अमेरिका के और ईरान पे हमले होगा उस मिलिट्री बेस पे ईरान भी हमले करेगा। यह ईरान की रणनीति है। अखिलेश, अमेरिका भी दो राहों पर चलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ वो बात करता है शांति की कि दुनिया में शांति कायम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी वजह से ही अशांति बढ़ती हुई नजर आती है और युद्ध को भी कभी वो खत्म करने की बात करते हैं, कभी और लंबा खींचने की बात करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे शांति और अशांति जो है बहुत ही सापेक्ष बातें हैं, क्योंकि एक के लिए शांति पूरी दुनिया के लिए अशांति बन गई है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच में कोई मसला था तो ईरान और अमेरिका को बैठकर उसे तय करना था, या इजराइल और ईरान के बीच में मसला था तो इजराइल और ईरान के बीच में तय करना था। लेकिन इस पूरी बातचीत अब देख इजराइल कहीं नहीं है, सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो रही है, संघर्ष भी हो रहा है और इजराइल अपना लेबनान में उनकी जो रणनीतिक जरूरतें हैं उसे वो पूरी कर रहा है। तो इस पूरे माहौल में आप देख रहे हैं कि इजराइल पूरी तरह से गायब है, वो निरपेक्ष बना हुआ है और अमेरिका का कहना है कि हम ईरान के पास बम नहीं बनने देंगे। तो यह जो शांति की बात है, यह शांति की बात भी शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए थी, जो क्योंकि ईरान के बीच का जो बात है न्यूक्लियर प्रोसेसिंग
की परमाणु जो प्रसंस्करण का है वो आज का मसला नहीं है, वो 20 साल से ज्यादा पुराना मसला है। बिल्कुल और उस पुराने मसले को अचानक डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आया कि हम तुरंत खत्म कर देंगे और पूरी दुनिया की गतिशीलता इसमें तबाह हो गई है, पूरी दुनिया की अर्थ स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति इसमें परेशानी में है। तो निश्चित तौर पे ये शांति को शांतिपूर्ण तरीके से करना भी काफी जरूरी हो जाता है कई बार। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब टैक्स की बड़ी राहत मिलने जा रही है। जी हाँ, और इससे भारत के जो बॉन्ड मार्केट में दुनिया भर का पैसा आएगा और विदेशी निवेश को एक नई रफ्तार मिलेगी। आखिर क्या है ये नया टैक्स ऑफर, किन निवेशकों को मिलेगा, इसका फायदा और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है, आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए एक बड़ा टैक्स ऑफर लॉन्च किया है। सरकार ने आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 लागू कर दिया है। दुनिया के बड़े निवेशकों के लिए भारत ने टैक्स राहत का रेड कारपेट बिछा दिया है। ये राहत उन बड़े विदेशी निवेशकों को मिलेगी जो भारतीय सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, जिनमें FII और BIS जैसी संस्थाएं शामिल हैं। जैसा कि सरकार ने इस टैक्स छूट में विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII को शामिल किया है, अब तक विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड्स पर मिलने वाले रिटर्न और उसमें होने वाले मुनाफे पर टैक्स देना पड़ता था। कुछ मामलों में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 30% तक और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% तक टैक्स लगता था। शॉर्ट टर्म मतलब जिन सरकारी बॉन्ड्स को 1 साल से कम समय के लिए होल्ड किया जाता है, और लॉन्ग टर्म मतलब जिन सरकारी बॉन्ड्स को 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड किया जाता है। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अब नए नियमों के मुताबिक सरकारी बॉन्ड्स से होने वाली आय और उनको बेचकर मिलने वाला मुनाफा दोनों टैक्स फ्री हो जाएंगे। सरकार ने जो टैक्स छूट दी है उसका फायदा सिर्फ FIIs को ही नहीं बल्कि भारत में निवेश करने वाले हजारों रजिस्टर्ड विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPIs को भी होगा। आसान शब्दों में कहें तो FII और FPI को अलग अलग समझने की जरूरत नहीं है। सेबी में रजिस्टर्ड विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भी सरकार की नजर में FII माने जाते हैं और उन्हें भी इस नई टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी अभी भी भारतीय सरकारी बॉन्ड बाजार में काफी कम है। सरकार को उम्मीद है कि इस टैक्स बोनस के बाद दुनिया भर के बड़े फंड्स भारतीय बॉन्ड मार्केट में ज्यादा निवेश करेंगे। आसान भाषा में समझें तो सरकार दुनिया के बड़े निवेशकों से कह रही है, भारत के सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाइए, ज्यादा कमाइए और टैक्स की चिंता भूल जाइए। और इसी के साथ नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले हम हरी भूमि से एक खबर ले रहे हैं। ये आपके फायदे से जुड़ी हुई है। जी हाँ, बैंक अगर डूबता है तो अब 5 लाख नहीं बल्कि 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। देश के करोड़ों
बैंक खाता धारकों के लिए एक ये बेहद ही राहत भरी खबर है, क्योंकि केंद्र सरकार बैंकिंग सिस्टम में आम जनता का भरोसा मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है और ये एक बड़ा कदम है। सरकार बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाली इंश्योरेंस लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख करने पर विचार कर रही है। और इसके साथ ही जो अगली महत्वपूर्ण खबर वो है जनसत्ता से। जी हां, जिसमें बताया गया कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के जो उद्यमी हैं उनका पूरा योगदान है। जी हां, और इनमें खासतौर पर अगर हम देखें तो कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी इसमें शामिल है और साथ ही नव उद्यमियों 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमों की तरफ से की गई है। तो अमेरिका यूनिकॉर्न की स्थापना करने वाले प्रवासी उद्यमियों में भारतीय मूल के जो लोगों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है और एक अध्ययन में ये बात कही गई। इसके साथ ही अमेरिका की गैर लाभकारी संगठन नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के अध्ययन में भी ये कहा गया कि भारतीय मूल के उद्यमियों ने या तो 96 अमेरिकी यूनिकॉर्न की स्थापना की या फिर उनमें सह संस्थापक रहे हैं। इनमें कृत्रिम सेवा यानी कि AI आधारित जो सर्च इंजन है वो भी इसमें शामिल है, जिसकी सह स्थापना की अगर हम बात करें तो वो अरविंद श्रीनिवास की तरफ से की गई, जिसका मूल्यांकन 20 अरब अमेरिकी डॉलर है और ये इस लिस्ट में 12वें स्थान पर है। तो जो भारतीय है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में अपना परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी एक जीती जागती मिसाल अमेरिका में भी नजर आई है। और अगली खबर हम ले रहे हैं हिंदुस्तान समाचार पत्र से। ब्रिटेन स्थित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने AI की मदद से दुनिया की पहली वैक्सीन तैयार की है। जी हां, AI आधारित ये सुपर वैक्सीन है। इस वैक्सीन को इंसानों पर शुरुआती ट्रायल भी होना शुरू हो गया है और आमतौर पर हम जानते हैं कि वायरस लगातार अपना रूप बदलते रहते हैं, म्यूटेट होते रहते हैं और जिससे मौजूदा जो वैक्सीन है जल्दी ही बेअसर हो जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए इस समस्या को खत्म करने के लिए AI ने कई कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड का विश्लेषण किया और सुपर एंटीजन तैयार किया और ये एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से ट्रेन करता है कि ये वायरस के पूरे परिवार से किस प्रकार लड़ सके। तो ये थी प्रमुख वो खबरें जिन्हों आज समाचार पत्रों प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई हैं और इसी के साथ हम नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज क्या है एक दिन एक उत्सव में खास। तो एक दिन एक उत्सव में हम बात कर रहे हैं जहां शौर्य है, स्वाभिमान है और हिंदवी स्वराज की गौरव गाथा है छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव राज्याभिषेक दिवस की। जी हां, 6 जून 1674 को रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। जी हाँ, और जिसे स्वराज्य की स्थापना का ऐतिहासिक क्षण माना जाता है और इस अवसर पर महाराष्ट्र सहित पूरे देश भर में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस पर आधारित ये खास रिपोर्ट। 6 जून सन 1674 रायगढ़ किला और इतिहास का वो स्वर्णिम क्षण जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। ये केवल एक राजा का राज तिलक नहीं था बल्कि स्वराज्य की स्थापना और आत्मसम्मान की उद्घोषणा थी। इस वर्ष शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 353वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये दिन स्वराज की संप्रभुता और स्वतंत्रता की प्रेरणा का प्रतीक माना जाता है। रायगढ़ किले पर ढोल ताशों की गूंज, जय भवानी जय शिवाजी के जय घोष और शिव भक्तों का उत्साह। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस पर हजारों श्रद्धालु रायगढ़ पहुंचते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पारंपरिक वेशभूषा में सजे शिव भक्त इस ऐतिहासिक दिवस को उत्साह के साथ मनाते हैं। समारोह के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ जुलूस निकालते हैं। वहीं पोवाड़ों, शिवकथा और पारंपरिक मर्दानी खेलों के साथ मराठा शौर्य की झलक प्रस्तुत करते हैं। साथ ही इस अवसर पर पूरे महाराष्ट्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। शिव राज्याभिषेक दिवस केवल एक ऐतिहासिक स्मृति नहीं बल्कि स्वराज्य, साहस और आत्मसम्मान की उस विरासत का उत्सव है जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात होगी कृषि जगत की। कृषि जगत में
देश के समुद्री खाद्य निर्यात को नई गति देने के उद्देश्य से विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय समुद्री खाद्य निर्यात कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। सत्र के दौरान चर्चा का केंद्र भारत के समुद्री खाद्य निर्यात तंत्र को सुदृढ़ बनाना और वैश्विक बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और बढ़ाना रहा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और विभिन्न लाभ वितरित किए गए। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के विभिन्न घटकों के तहत लाभार्थियों को सहायता भी प्रदान की गई। वहीं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ाने के लिए मूल्य संवर्धन, गुणवत्ता आश्वासन और नए बाजारों तक पहुंच बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजारों में भारत की स्थिति को और मजबूत करने के लिए गुणवत्ता मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। केंद्रीय मंत्री ने समुद्री खाद्य क्षेत्र से जुड़े उत्पादकों, निर्यातकों, प्रसंस्करण इकाइयों और अन्य हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मूल्य श्रृंखला के सभी पक्षों के संयुक्त प्रयासों से इस क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी और भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों की वैश्विक मांग में और वृद्धि होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। और इसके अलावा 3,700 से ज्यादा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने यह भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से ज्यादा व्यवहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। और कृषि जगत के बाद अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारतीय शतरंज के युवा सितारे और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने इतिहास रचते हुए प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रज्ञानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नई दिल्ली में आज युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत माय भारत द्वारा यूथ फॉर विकसित भारत माय भारत यूथ कन्वेंशन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपस्थित रहेंगी। अंडर 18 पुरुष एशिया हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। भारतीय टीम ने प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। मंगोलिया में चल रहे कुश्ती ओपन रैंकिंग सीरीज में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक 4 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट की शुरुआत आज से न्यू चंडीगढ़ में होगी। कप्तान शुभमन गिल के लिए ये मैच रेड बॉल क्रिकेट की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम होगा। और उसके बाद अब बात कर लेते हैं नया सवेरा में मौसम की और जानते देश भर में मौसम का हाल, अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
से पहले आपको छोड़ के जाएंगे कुछ खास और खूबसूरत तस्वीरों के साथ। जी हाँ, मैक्सिको के ग्वाडलजारा में चिड़ियाघर की कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का उत्सव बेहद खास तरीके से मनाया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ जानवरों ने टीमों के खाने, शर्ट, बक्से और फुटबॉल को चुनकर विजेताओं की भविष्यवाणी की है। तो आप इन खूबसूरत झलकियों का आनंद उठाइए। मुझे कृतिका को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।